नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस को पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अक्सर एग्ज़ाम्स में दोस्तों इस केस के बारे में पूछा जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे आज कि ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं केस क्या है। आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसका जो उद्धरण है, जो इसका साइटेशन है, वो है एयर 1967 SC 1643। तो दोस्तों, जो इसका उद्धरण है, ये एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब होता है ऑल इंडिया रिपोर्टर। ऑल इंडिया रिपोर्टर ये भारत की एक प्रसिद्ध कानूनी पत्रिका है, कानूनी पत्रिका है। ठीक है, इसमें एयर का मतलब हो गया दोस्तों ऑल इंडिया रिपोर्टर। 1967 हो गया। एयर कौन से साल का है? 1967 का। और ये SC 1643 क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का 1643वां पृष्ठ संख्या है। ठीक है, तो ये उद्धरण क्या है? किसी भी चीज का उद्धरण, साइटेशन क्या है? मतलब किसी भी केस का रेफरेंस दे देना एक तरीके से। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसका मतलब। एयर हो गया ऑल इंडिया रिपोर्टर, ये एक दोस्तों भारत की एक प्रसिद्ध कानूनी पत्रिका है। ठीक है, इसमें SC हो गया सुप्रीम कोर्ट, यानी ये केस का जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और जो इसकी पृष्ठ संख्या है, कौन से पेज नंबर है? तो ये 1643। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। अब सबसे पहले दोस्तों इसमें देखते हैं कि मामले के तथ्य क्या थे। इस केस से संबंधित दोस्तों सबसे पहले देखेंगे मामले के तथ्य, यानी फैक्ट्स ऑफ केस क्या क्या है। तो पंजाब में हेनरी और विलियम गोलकनाथ नाम के एक परिवार के पास 500 एकड़ कृषि भूमि थी। तो जो पंजाब है, पंजाब जो राज्य है, वहाँ पे हेनरी और विलियम गोलकनाथ नामक एक परिवार है जिनके पास 500 एकड़ कृषि भूमि थी। ठीक है, पंजाब सरकार द्वारा पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट 1953 लागू किया गया। वहाँ पे क्या हुआ, जो पंजाब गवर्नमेंट थी उन्होंने पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट 1953 लागू किया, जिसके अनुसार सरकार ने उनकी अधिकांश जमीन का अधिग्रहण करके उन्हें केवल 30-30 एकड़ रखने की अनुमति दी थी। तो जो ये पंजाब सरकार ने पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट 1953 वहाँ पे लागू किया, इसके अनुसार जो पंजाब गवर्नमेंट थी उसने हेनरी विलियम, जो ये ऊपर विलियम गोलकनाथ परिवार थे, इनकी अधिकांश जमीन का अधिग्रहण कर लिया और उन्हें केवल 30-30 एकड़ जमीन रखने की जो है अनुमति दी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गोलकनाथ परिवार ने इसे अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 32, जो बात करता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में, इसके तहत जो है एक याचिका दायर की, यानी एक पिटीशन दायर की। ठीक है, तो गोलकनाथ परिवार ने इस बात को अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनका उल्लंघन हुआ है, और उन्होंने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, जो बात करता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में, उसके तहत एक याचिका दायर की, एक पिटीशन दायर की। ठीक है, उनकी याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम मौलिक अधिकारों, जिसमें अनुच्छेद 19(1)(f), 19(1)(g) और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। तो जो भी उन्होंने पिटीशन दायर की, जो भी उन्होंने याचिका दायर की, उसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि यह भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम है, यह इनके मौलिक अधिकारों, जिसमें अनुच्छेद 19(1)(f), 19(1)(g) और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। ठीक है, जिसमें इसमें अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकार के संबंध में बात करता है, अनुच्छेद 19(1)(f) यह संपत्ति का अधिकार है, उस समय यह मौलिक अधिकार था, और अनुच्छेद 19(1)(g) जो व्यवसाय, व्यापार या कारोबार शुरू करने और उसे स्वतंत्र रूप से चलाने का मौलिक अधिकार था। ठीक है, ये सभी मामले के तथ्य हो गए, फैक्ट्स ऑफ केस। क्या हुआ था, पंजाब में हेनरी और विलियम गोलकनाथ नाम का एक परिवार था, उनके पास 500 एकड़ कृषि भूमि थी। पंजाब सरकार द्वारा पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट लाया, 1953 लागू किया, जिसके कारण जो है जिसके अनुसार सरकार ने उनकी, गोलकनाथ परिवार की अधिकांश जमीन का जो है अधिग्रहण कर लिया और उन्हें केवल
30-30 एकड़ रखने की अनुमति दी। गोलकनाथ परिवार ने इसे अपने मौलिक अधिकारों का, जो भी उनके फंडामेंटल राइट्स है, इनका उल्लंघन बताया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में बात करता है, इसके तहत एक याचिका दायर की, एक पेटिशन दायर की, जिसमें उन्होंने उनकी याचिका में उन्होंने यह आरोप लगाया गया था उनके द्वारा कि यह जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, इसने मौलिक अधिकारों जो अनुच्छेद 19(1)(f), 19(1)(g) और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उसमें दोस्तों बताए गए हैं कि अनुच्छेद 14 क्या है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 19(1)(f) संपत्ति का अधिकार, उस समय यह मौलिक अधिकार था। अब तो खैर दोस्तों ये अनुच्छेद जो संपत्ति का अधिकार है, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया है 300A में। ठीक है, इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 19(1)(g) यह व्यवसाय, व्यापार या कारोबार शुरू करने और उसे स्वतंत्र रूप से चलाने का मौलिक अधिकार है। ठीक है, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों मामले के फैक्ट्स थे, मामले के फैक्ट्स। ठीक है, इसमें दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट है, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट 1953 को संविधान की 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था ताकि उन्हें अदालत में चुनौती से सुरक्षा मिल सके। तो जो भी ये सरकार ने, पंजाब सरकार ने जो ये पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट 1953 लाया था, इसको इन्होंने संविधान की 9वीं अनुसूची में, जो ये एक्ट था, इसको 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल में डाल दिया ताकि इसे जो है अदालत में चुनौती से सुरक्षा मिल सके। ठीक है दोस्तों, जो हमारे ये 9th अनुसूची है, जो हमारी 9th शेड्यूल है, इसे संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। यह भूमि सुधार से संबंधी जो भी कानून है उनके संबंध में बात करती है और इसमें बोला गया है कि जो भी 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधी जो भी कानून है उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसीलिए पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट 1953 को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया ताकि इसे जो है अदालत में चुनौती से सुरक्षा मिल सके। ठीक है, इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात आती है मुख्य विवाद। अब दोस्तों इसमें बात आती है मुख्य विवाद, मेन इशू। तो इसमें मुख्य विवाद क्या खड़ा हुआ, जो मुख्य प्रश्न खड़े हुए वो क्या हुए। तो सबसे पहले, क्या संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, पहला मुख्य विवाद ये खड़ा हुआ। दूसरा, क्या संविधान संशोधन कानून यानी लॉ की श्रेणी में आता है, क्या संविधान संशोधन एक कानून है। और तीसरा, क्या अनुच्छेद 368 संसद को असीमित संशोधन की शक्ति देता है। तो ये दोस्तों जो मुख्य विवाद है, जो ये प्रश्न है, ये खड़े उठे। ये जो मेन इशू है ये था मुद्दा कि क्या संसद जो है संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, क्या इनमें संशोधन कर सकती है। क्या संविधान संशोधन, जो संविधान संशोधन है, क्या वह कानून है या लॉ की श्रेणी में आता है, क्या वह कानून है। या क्या अनुच्छेद 368, जो अनुच्छेद 368 है, क्या संसद को असीमित संशोधन की शक्ति देता है। तो ये जो मुख्य विवाद है ये खड़े हुए। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें। अब दोस्तों इसमें क्या निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पे जजमेंट आया। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय की 11 न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने 6-5 के बहुमत से यह ऐतिहासिक फैसला दिया। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी 11 न्यायाधीशों की, 11 जजेस की बेंच थी, उसने 6-5 के बहुमत से, उन्होंने 6-5 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला दिया। वो क्या फैसला था, इसमें बोला गया है, न्यायालय ने माना कि संविधान का अनुच्छेद 368 केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है, न कि संसद को मौलिक अधिकार छीनने की असीमित शक्ति देता है। तो न्यायालय ने क्या माना, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या माना कि जो संविधान का अनुच्छेद 368 है, जिसे संविधान के भाग 20 में बताया गया है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। जो संविधान का अनुच्छेद 368 है, ये केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है, न कि संसद को मौलिक अधिकार छीनने की असीमित शक्ति देता है। यानी जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है उन्हें छीनने की असीमित शक्ति नहीं देता। यह माना न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया था, संसद द्वारा किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत कानून लॉ माना जाएगा। यानी जो भी संसद द्वारा कोई भी संशोधन किया गया
उसे अनुच्छेद 13 के तहत जो भी हमारा आर्टिकल 13 है, जो भी आर्टिकल 13 है उसके तहत इसे लॉ माना जाएगा, यानी कानून माना जाएगा। संसद जो भी संशोधन करती है उसे अनुच्छेद 13 के तहत लॉ यानी कानून माना जाएगा। अनुच्छेद 13 में दोस्तों क्या बोला गया है, इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। अनुच्छेद 13 में क्या बोला गया है, ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या उनका हनन करता है वह शून्य माना जाएगा, उसे शून्य घोषित किया जाएगा। यह बात करता है आर्टिकल 13 हमारा, जो अनुच्छेद 13 है। ठीक है, तो संसद द्वारा किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत कानून यानी लॉ माना जाएगा। ठीक है, यदि कोई संशोधन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे असंवैधानिक यानी शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। क्या क्या इसमें बोला हमने, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या क्या निर्णय दिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे। सबसे पहले याद रखना है आपको, सर्वोच्च न्यायालय की 11 न्यायाधीशों की विशेष पीठ, यानी जो 11 जजेस थे, 11 जजेस की इसमें बेंच थी, जिसने 6-5 के बहुमत से यह ऐतिहासिक फैसला दिया कि न्यायालय ने माना कि संविधान का जो 368 अनुच्छेद है वह केवल संविधान संशोधन की दोस्तों प्रक्रिया को बताता है, न कि यह संसद को मौलिक अधिकार छीनने की असीमित शक्ति देता है। ठीक है, दूसरा इसमें बोला गया था संसद द्वारा किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना जाएगा। संसद द्वारा कोई भी संशोधन होता है तो वह अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना जाएगा। और अनुच्छेद 13 में क्या बोला गया है कि ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है उसे शून्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, यदि कोई संशोधन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे असंवैधानिक यानी शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यह था दोस्तों न्यायालय का इस पे जजमेंट 6:5 के, उसमें इन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया। 11 जजेस की इसमें बेंच थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, इसके बाद दोस्तों इसमें प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत आया। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत क्या है, इस मामले में प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत लागू किया गया, जिसमें इस सिद्धांत के अनुसार पहले किए गए संविधान संशोधन वैध रहेंगे, लेकिन भविष्य में संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकेगी। यानी जो ये प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत है यह कह रहा है कि जो पहले संशोधन कर लिए गए वो सभी वैध रहेंगे। ठीक है, वो सभी वैध माने जाएंगे, उनके संबंध में कोई बात नहीं होगी, लेकिन इन फ्यूचर भविष्य में संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकेगी, वहां पे ये जजमेंट, ये निर्णय लागू होगा। ठीक है, तो ये रास्ता निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इस निर्णय के बाद में संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया गया। इस संशोधन ने संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति दे दी। तो जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट का इस पे निर्णय आ गया, तो संसद ने जो है, सरकार ने जो है बाद में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया, जिसमें इन्होंने, इस संशोधन ने संसद को मौलिक अधिकारों सहित, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उन सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति दे दी। तो यह जो है इसके बाद निर्णय लाया सरकार ने, जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया, जिसने मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति जो है संसद को दी। ठीक है, तो दोस्तों ये था निर्णय के बाद का प्रभाव कि संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया, जिसने संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति जो है उसको दे दी। इसके बाद दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस था, जिसमें यह निर्णय दिया गया न्यायालय द्वारा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद यह केस आया। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।